राहुल को किसी काम से इलाहाबाद जाना था, तो वह जब ट्रेन से सफ़र कर रहा था तो रास्ते में उसे भूख लगती है। तो वहाँ पे वो देखता है कि कुछ महिलाएं और बच्चे प्लेटफॉर्म पे कुछ न कुछ खाने का सामान बेच रहे हैं। तभी एक महिला हाथ में टोकरी लिए उनके पास से गुजरती है। उस टोकरी में भेलपूरी और दूसरे खाने के सामान होते हैं। जैसे ही ये आवाज़ राहुल के कान में पड़ती है तो वो अपनी सीट से उठकर बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे एक भेलपूरी दे दो। जब वे लड़की इसकी तरफ देखती है, भाई साहब क्या बनाऊं, कितने की बना दो। जब ये लड़की के शब्द कहती है तो लड़का उसकी तरफ देखकर चौंक जाता है और लड़की भी उसे देख के दंग रह जाती है। लड़का अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और फ़ोन निकालने के बाद तुरंत अपनी ससुराल फ़ोन करता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में एक राहुल नाम का लड़का रहता था। ये लड़का पढ़ाई में बहुत अच्छा था। अभी ये पढ़ाई कर रहा था और इसकी 12वीं कंप्लीट हुई थी। ये पढ़ाई में ठीक ठाक था और अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक़ रखता था, ना तो ज़्यादा गरीब और ना ही ज़्यादा अमीर। जैसे ही ये अपनी 12वीं पूरी करता है तो गांव में अक्सर जैसा होता है कि रिश्तों के प्रस्ताव आना शुरू हो जाते हैं। ये जो राहुल है ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है और ये आगे की पढ़ाई की तैयारी कर रहा था। तभी घर वाले कहते हैं कि बेटा शादी कर लो, ये पढ़ाई लिखाई का काम तो तुम शादी के बाद भी कर सकते हो। अब बार बार घर के लोगों का शादी के लिए तकाजा करने के बाद राहुल भी शादी के लिए हाँ कर देता है। राहुल के भाई बहन भी होते हैं, इसलिए उसके माता पिता चाहते थे कि राहुल की शादी हो जाए और उसकी पत्नी आ जाए ताकि उनकी जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हो जाए। जल्द ही राहुल की शादी एक बहुत ही अच्छी और सुंदर लड़की से हो जाती है जिसका नाम अंजलि होता है। उसके साथ कर दी जाती है। अंजलि भी पढ़ने में अच्छी थी और उसने भी अभी 12वीं की ही परीक्षाएं दी थी। इस तरह से दोनों ने ही 12वीं की परीक्षाएं दी थी। शादी के बाद अंजलि को आगे नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन राहुल अपनी पढ़ाई को जारी रखता है। दिन ऐसे ही बहुत अच्छी तरह से बीत रहे थे। जो अंजलि है वो बहुत ही बढ़िया थी, घर का सबका सम्मान करना, सबका ख्याल रखना और बहुत अच्छे से पूरे घर को चला रही थी। इधर जो राहुल था, अब वो अपने आगे की तैयारी के लिए कोटा में कोचिंग के लिए चला जाता है। राहुल का कहना था कि मैं कुछ महीने कोचिंग में रहने के बाद जब यहाँ परीक्षा होगी तो वापस आ जाऊँगा। राहुल इस बीच अंजलि से अक्सर फ़ोन पे बात भी क्या करता और उसके घर वाले तो वैसे ही अंजलि को पाकर बहुत ज़्यादा खुश थे। इधर राहुल कोटा में अपने आगे की कोचिंग ले रहा था। उधर इस बीच अंजलि के बॉयफ्रेंड को अंजलि का नंबर मिल जाता है और फिर वो दोनों फ़ोन पर एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। परिवार के किसी सदस्य को अंजलि पर किसी तरह का कोई शक शुबा नहीं होता, क्योंकि उन्हें अंजलि पर ना सिर्फ विश्वास था बल्कि अंजलि के चाल ढाल से कहीं भी ऐसा नहीं लगता था। अगर कभी परिवार का कोई सदस्य अंजलि को बात करते हुए फ़ोन पे देख भी लेता तो अंजलि उन्हें बोल देती कि राहुल से बात कर रही है। इधर राहुल से अब अंजलि के दिन में 1 या 2 बार ही बात होती, वो भी मुश्किल से 10-12 मिनट, क्योंकि राहुल का कहना था कि फ़ोन के कारण उसकी पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है और अब वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस यहाँ अपनी कोचिंग को देना चाहता है ताकि यहाँ आने के बाद उसका जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। लेकिन अंजलि पूरा दिन फ़ोन से बात करती, लेकिन ससुराल वाले तो बस यही सोचते कि वो अपने बेटे से बात कर रही है या फिर अपने मायके में बात कर रही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राहुल कोटा से अपनी कोचिंग पूरी करने के बाद वापस आ जाता है। राहुल एक बार देखता है कि अंजलि के फ़ोन पे कुछ मिस कॉल आई हुई हैं और ये मिस कॉल राहुल नाम के नंबर से आई हैं। राहुल सोचता है कि फ़ोन तो मेरे पास है और मैंने तो इसे कोई कॉल नहीं की, फिर ये मेरे नाम से मिस कॉल किसकी हो सकती है। फिर वो नंबर देखता है तो ये नंबर कोई अनजान नंबर होता है, लेकिन वो अंजलि से कुछ नहीं कहता और सब कुछ अपने मन में ही रखता है। और वह अंजलि से अनजान बनकर बात करता है कि घर का जो भी सामान वगैरह है वो बता दो, ताकि अंजलि को किसी तरह का कोई शक ना हो कि मैं ये देखा है कि अनजान नंबर से मिस कॉल आई है। इसके बाद राहुल उस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लेता है और बाद में उस नंबर पर कॉल करता है। उधर से कोई लड़का फ़ोन उठाता है और बोलता है कि हेलो, कौन है भाई। जैसे ही वो बोलता है तो राहुल को शक हो जाता है कि ये लड़का अंजलि के गांव का ही है, लेकिन राहुल रॉन्ग नंबर बोलने के बाद उस कॉल को काट देता है। फिर ये एक बार अंजलि से पूछता है कि अंजलि, आपके गांव में कोई राहुल नाम का लड़का रहता है। तो अंजलि को ऐसा कोई शक नहीं होता और वो साफ मना कर देती है कि हमारे यहाँ पे कोई भी राहुल नाम से लड़का नहीं रहता। फिर राहुल हल्के से बोलता है कि हमने आपके फ़ोन में एक राहुल नाम के लड़के की 4 मिस कॉल देखी थी और कुछ मैसेज भी। ये बात सुनकर अंजलि थोड़ा सा सटपटा जाती है
और वो घबरा जाती है पर ज़्यादा नहीं घबराती। फिर वो सोचती है कि अगर मैं घबरा गई तो मेरे पर इनको शक हो जाएगा, और वो कहती है कि ऐसा कोई नहीं हो सकता। राहुल बोलता है कि अंजलि अनजान बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस बात को लेकर अब दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा भी होता है, और फिर राहुल अंजलि को समझाते हुए कहता है कि ऐसा मत करो। अंजलि ये बात सुनने के बाद कुछ दिन के लिए फ़ोन वगैरह का चक्कर बंद कर देती है, लेकिन अंजलि फिर से फ़ोन से बातें करने लगती, जिसके बाद राहुल अपने ससुराल फ़ोन करता है और अंजलि की शिकायत करता है। ये सुनकर अंजलि के माता पिता उल्टा राहुल को ही खरी खोटी सुनाते और बोलते कि मेरी सीधी सादी बेटी पर तुम गलत दोष मंड रहे हो, वो तो एकदम अच्छी और सीधी लड़की है। हमें पता है कि आपकी सरकारी जॉब लगने वाली है, शायद इसलिए हमारी बेटी में तरह तरह के दोष निकाल रहे हो ताकि ये रिश्ता ख़त्म हो सके। इधर अंजलि को जब ये एहसास हुआ कि उसके माता पिता उसके साथ हैं, तो वह अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए राहुल पे अब दोष मढ़ने लगती है ताकि उससे उसे तलाक मिल सके, फिर बॉयफ्रेंड के साथ अपने बचे हुए जीवन को चैन सुकून से बिता सके। और साथ ही सोचती है कि इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं होगी, सब कुछ राहुल की जिम्मेदारी ही होगी। अब फ़ोन को लेकर अक्सर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते। इसके बाद अंजलि अपने मायके चली जाती है। अपने घर वालों के बाद वहाँ खूब रोना धोना करती है और बोलते हैं कि मुझे मारते हैं, पीटते हैं, फ़ोन को लेकर अक्सर मेरे साथ झगड़ा करते हैं, खाने को भी नहीं देते, बात बात पे परेशान करते हैं और कई बार मारपीट भी मेरे साथ करते हैं। अब इन बातों से घर वालों को खूब भर देती है और बोलती है कि कहते हैं कि जब तू ऐसी है तो तेरे घर के लोग कैसे होंगे। अंजलि के जो घर वाले होते हैं, खासकर उसकी माँ, लड़की को रोता हुआ देखकर अब लड़की के सपोर्ट में उतर आती है और बोलती है कि अब मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी जब तक हम एक बार पंचायत ना कर लें, तब उनको पता चलेगा कि हमारी लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं है। इधर राहुल अंजलि को फ़ोन करता कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, लेकिन अंजलि आने से साफ मना कर देती और बोलती कि मुझे लेने मत आना। अंजलि तो पहले से ही चाहती थी कि किसी तरह से राहुल से छुटकारा मिल जाए। उधर अंजलि अपने घर वालों को भी बोल देती कि राहुल फ़ोन पर उसे तरह तरह की धमकियां दे रहा है कि रेडी रहो और अगर तुम घर नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करूँगा। शाम को अंजलि के भाई, पापा और दूसरे रिश्तेदार जमा हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसे कैसे ज़िंदगी कटेगी अगर लड़का इस तरह का व्यवहार करेगा। अभी तो हमारी बेटी की उम्र ही क्या है, सिर्फ 22 साल की ही तो है, अभी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। इसके बाद वो सब लोग तय करते हैं कि राहुल की फैमिली के खिलाफ हम एक कंप्लेंट कर देते हैं। फिर वो थाने जाकर कंप्लेंट करते हैं तो थाने वाला बोलता है कि अगर आप दोनों के साथ नहीं रह सकते तो आप कोर्ट में जाकर एक दूसरे से तलाक ले लो, या तो मामला सुलझ जाएगा या फिर आपको तलाक मिल जाएगी। फिर वो एक अच्छे से वकील से मिलते हैं जो बोलता है कि लिख कर ले लो, 15 दिन दे रहा हूँ, 15 दिन के बाद राहुल आपके पैरों में आकर नाक रगड़कर माफ़ी मांगेगा। ये बात सुनकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अंदर से थोड़ा सा दुखी भी होती है, कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो प्लान बनाया है उस पर कहीं पानी ना फिर जाए। फिर वो वकील की फ़ीस देते हैं और दूसरे पेपर वगैरह जो भी साइन करने होते हैं वो करने के बाद घर आ जाते हैं और 1 महीने के बाद राहुल के पास कोर्ट से नोटिस पहुंच जाता है। इस बीच राहुल कई बार अंजलि का फ़ोन ट्राई करता है, लेकिन अंजलि ने राहुल का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, इसलिए राहुल की कॉल कनेक्ट नहीं होती और वो सोचता है कि या तो फ़ोन ख़राब हो गया है या फिर फ़ोन कोई समस्या के कारण मिल नहीं रहा। राहुल और उसका परिवार कोर्ट के नोटिस देखने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि उनकी बहू उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि ये कोर्ट का नोटिस था, इसलिए उन्हें उस बताई हुई तारीख पर राहुल को उपस्थित होना था। जब राहुल तारीख पर पेश होता है तो अंजलि के बर्ताव कुछ अलग होता है। अंजलि सोच रही थी कि जैसा मैं चाह रही हूँ सब कुछ वैसा ही हो रहा है। अंजलि ने पहले से ही अपने घर वालों को बहुत बुरी तरह से बहका रखा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसके साथ ना तो टॉर्चर हुआ था और ना ही उसके साथ किसी तरह का बुरा बर्ताव हुआ था। इधर कोर्ट पे तारीख लगती है और अंजलि का बर्ताव अब पूरी तरह से बदल चुका था। ये अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा बातें करने लगी थी। इधर कोर्ट में केस चल रहा था और कोर्ट में दोनों से पूछा जाता है कि क्या तुम एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हो। राहुल का कहना था कि जब ये रहना ही नहीं चाहती मेरे साथ तो तलाक ही सही रहेगा। इसके बाद कोर्ट दोनों को तलाक दे देता है। फिर राहुल अंजलि के दहेज के सभी सामान को वापस करता है और साथ ही 12 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर अंजलि को भी दे देता है। इधर राहुल फिर से अपनी कोचिंग में लग जाता है और लगातार सरकारी नौकरियों के फॉर्म सबमिट करने लगता है। जो भी भर्ती निकलती वे हर परीक्षा में बैठ जाता। इधर जब अंजलि का डाइवोर्स होने के बाद करीब 6 महीने का समय गुजर चुका था, अब वे अपने बॉयफ्रेंड से खुलकर बातें करती और उसे अब किसी बात का डर नहीं था।
लेकिन धीरे धीरे अंजलि के घर वाले भी अब उसके बारे में सारी सच्चाई जान चुके थे कि वास्तव में हमारी लड़की में ही दोष था और राहुल तो बिल्कुल सही और नेक लड़का था। वो लोग तो अंजलि को रोकने के लिए इस गलत काम से इस तरह की कोशिश करते थे। अंजलि की माँ और दूसरे घर वाले अंजलि को बहुत भला बुरा कहते कि तूने राहुल जैसे अच्छे लड़के को छोड़कर बिल्कुल सही नहीं किया, तूने अपना जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर लिया। वो तो एक नेक और समझदार लड़का था और हम लोग तेरी बातों में न जाने क्यों बहकावे में आकर तेरा साथ देने लगे। अब अंजलि घर वालों के लगातार टॉर्चर से बहुत ज़्यादा दुखी होने लगती है। वह अपने बॉयफ्रेंड से बोलती कि आज रात मैं चुपके से घर से निकल जाएंगे और तुम मुझे कहीं लेके चले जाना। जब लड़की के घर वालों को पता चलता है कि वे अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है तो पूरा घर बहुत दुखी होता है। उनके समाज में बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है, जिसके बाद वे अंजलि से सभी तरह के रिश्ते ख़त्म कर लेते हैं। उधर ये बात राहुल को पता चलती है कि उसकी जो पत्नी थी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। इधर एक बार शादी में राहुल को उसके ससुराल वाले मिल जाते हैं, जिसके बाद उसकी सास ससुर राहुल के सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं। राहुल के ससुर राहुल से माफ़ी मांगते हैं कि बेटी हमारी गलत थी, हमने आपको गलत समझा, आप हमें माफ़ कर दो। राहुल सास ससुर की आंखों में आंसू देखकर उन्हें माफ़ कर देता है। उधर अंजलि अपने बॉयफ्रेंड के साथ अब बरेली चली जाती है और वहाँ कुछ टाइम रहने के बाद वह लड़का उसे लेकर कानपुर आ जाता है। अब अंजलि के घर के लोगों से अंजलि का संपर्क पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। करीब 1.5 साल दोनों साथ रहते हैं और 1.5 साल के बाद अंजलि और बॉयफ्रेंड के बीच अब तू मैं शुरू हो जाती है। इधर अंजलि का बॉयफ्रेंड अंजलि की रोज़ के झगड़ों से परेशान होकर रात के समय चुपके से उसे अकेला छोड़कर वहाँ से कहीं गायब हो जाता है और अपना फ़ोन भी बंद कर लेता है। लड़का बहुत चालाक था, उसने अंजलि से कोई कोर्ट मैरिज नहीं करी थी, इसलिए उसे किसी तरह का कोई पैसा भी नहीं देना था, ना कोई मेंटेनेंस देना था। जब शादी हुई नहीं तो ना कोई मेंटेनेंस बनता है और ना ही किसी तरीके का पैसा देना बनता है। अंजलि ने पहले से ही अपने घर के लोगों से संबंध ख़राब कर लिया था और ससुराल से तो उसका संबंध अब ख़त्म हो ही चुका था। अब इसके दिन प्रतिदिन इसकी जो दशा थी वो ख़राब होने लगती है। अब इसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगती है तो इसके पास कोई और चारा नहीं बचता। तो उसने सोचा अब तो मेरा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, जो मैंने अपने घर वालों की नहीं मानी, अपने आदमी की नहीं मानी, जो इतना अच्छा था, अब मेरा जीवन कैसे कटेगा। लेकिन गुजारा करने के लिए फिर वो अपने पास रखे हुए कुछ पैसों से भेलपूरी के सामान खरीदती है और ट्रेन में उन्हें बेचने लगती है, क्योंकि उसके पास अब किराए को पैसे भी बिल्कुल नहीं बचे थे। इधर राहुल लगातार अपने अलग अलग जगह पर सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं दे रहा था। इसी सिलसिले में वो ट्रेन से इलाहाबाद जा रहा था तो जब वे जनरल डब्बे के ऊपर वाली सीट पर लेटा हुआ था तो और रात के करीब 10:30 बजे होंगे। ट्रेन कानपुर क्रॉसिंग के पास होती है तो वहाँ पर कुछ खाने पीने के सामान बेचने वाले निकल पड़ते हैं। राहुल को थोड़ी भूख लगी थी तो उसके कान में आवाज़ आती है कि कोई भेलपूरी बेच रहा है। तो वो उठकर बैठ जाता है और सीट के ऊपर बैठकर आवाज़ लगाता है कि मुझे एक भेलपूरी चाहिए। इधर जो अंजलि थी जो भेलपूरी बेच रही थी, अंजलि इस डब्बे के अंदर भेलपूरी बेच रही थी। जैसे ही अंजलि पूछती है कि कितने की बना दूँ तो उसकी निगाह राहुल के चेहरे पर जाती है। राहुल अंजलि को देख के दंग रह जाता है, वहीं अंजलि भी राहुल को देखकर निगाहें चुराने लगती है। राहुल उसकी ये दशा देखकर उससे पूछने लगता है कि तुम भेलपूरी क्यों बेच रही हो। वह अपनी जेब से मोबाइल निकालकर फ़ौरन अंजलि के घर वालों को फ़ोन करता है और उन्हें अंजलि के बारे में बताता है। इधर अंजलि अब रोना शुरू कर देती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राहुल बोलता है कि अभी तो मुझे इंटरव्यू के लिए इलाहाबाद जाना है, तुम मेरे साथ ही चलो। रास्ते में अंजलि राहुल से पूछता है कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ, मुझे सारी बात बताओ। अंजलि उसे अपने घर से भागने से लेकर ट्रेन में भेलपूरी बेचने तक की सारी कहानी सुना देती है। उसने मुझे बहुत से सपने दिखाए, उसने कहा कि तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, हर खुशियाँ दूंगा, तुम्हें रानी बना कर रखूँगा और हमेशा प्यार करूँगा, और भी ना जाने कैसे कैसे सपने दिखाए, लेकिन वो सारे सपने उसके झूठ निकले। फिर राहुल पूछता है कि अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हें शादी ही करनी थी तो मेरे ऊपर कोर्ट केस करने की ज़रूरत क्या थी, सीधा मुझसे बोल देते, मैं तुम्हें आज़ाद कर देता। इधर राहुल ने अपना फ़ोन काटा नहीं था और उसे चालू रखा था और उस पॉकेट में रख लिया था। उधर अंजलि की माँ अंजलि की ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी कि कैसे झूठ बोलकर उसकी बेटी ने राहुल को फंसाया था, उन पर गलत इल्ज़ाम लगाए थे। इसके बाद अंजलि की माँ भड़क जाती है और अंजलि को बहुत बुरा भला कहती है। अंजलि राहुल के पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगती है। राहुल उससे दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि उसके पैर पकड़कर लगातार रोती रहती है कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक मौका दे दो, मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिर राहुल अपने घर पे फ़ोन मिलाता है और अंजलि के मिलने से लेकर उसके साथ हुई हर हादसे के बारे में बताता है।
इधर इंटरव्यू का टाइम हो रहा था तो वे अंजलि को यहीं पे वेट करने के लिए बोलकर चला जाता है। अंजलि राहुल का फ़ोन नंबर ले लेती है और अपना भी नंबर उसे दे देती है। राहुल इंटरव्यू देने के बाद वापस आता है और फिर शाम को अंजलि की बात अपने घर के लोगों से कराता है। अंजलि घर के लोगों से माफ़ी मांगती है, लेकिन वो लोग उससे बात करने से साफ मना कर देते हैं कि जो लड़की ना सिर्फ हमारे बेटे को छोड़ के चली गई बल्कि हमें कोर्ट में भी घसीटा, ऐसी लड़की की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उधर अंजलि के घर वाले भी अंजलि को वापस लेने से साफ मना कर देते हैं। राहुल को बोल देते हैं कि इसे लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अंजलि इधर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और वे राहुल से सिर्फ इतना कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे ज़िंदगी भर दासी बन के रहूँगी। आखिर में ये बात सुनकर राहुल भी टूट जाता है और वो अंजलि को अपना लेता है और अंजलि को घर ले आता है। शुरू में तो राहुल के परिवार वाले उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे अंजलि का बदला हुआ बर्ताव और उन सब की सेवा करने के बाद राहुल के घर वाले भी अब अंजलि के लिए थोड़ा थोड़ा नर्म होने लगते हैं। इधर अंजलि भी अब सब कुछ जिम्मेदारी के साथ करने लगी थी और कोई भी शिकायत का मौका नहीं दे रही थी। उधर राहुल की भी जॉब लग जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं, सोचते हैं कि शायद अंजलि के शुभ कदम के चलते ही राहुल की जॉब लगी है। दोस्तों, आपका क्या सोचना है कि राहुल ने क्या अंजलि को घर लाके वापस सही किया या नहीं? जैसा भी आपको लगता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।